रिसेंटली मुझसे मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मैं लेक्चर तो देखती हूँ, साथ ही साथ नोट्स भी रिवाइज करती हूँ, बट जब बात आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो, और समटाइम्स तो बायो के भी क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज होती हूँ और मुझे समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टॉपिक को मैंने पढ़ा नहीं है या फिर मुझे उस टॉपिक की समझ नहीं है, बट समटाइम जब बात आती है क्वेश्चंस को इंटरप्रीट करने की, उसको डिकोड करने की कि एक्चुअल में उसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ। तो ये सोच के जो मेरी बच्ची, ये सुनने के बाद उस बच्ची को जो मेरा जवाब जो था, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज आई नो कि आज के समय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो बच्चे रेगुलरली क्लास करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, और जब ये सब कुछ करने के बाद जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं, तो मेजरली टाइम कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड या कुछ ऐसे आपके टर्म्स जिसको कि समझ में उनको नहीं आती, या समटाइम उनको उतने तरीके से समझाया नहीं जाता, जिस वजह से वह बच्चा उस क्वेश्चन को प्रॉपरली इंटरप्रीट नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता, जिस वजह से वह क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाते। और जब क्वेश्चन उन बच्चे से सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जहां बच्चा खुद को कमजोर समझना शुरू कर देता है, खुद को फेलियर मानना शुरू कर देता है। तो अगर आप भी उन बच्चों की कैटेगरी में आते हो, एंड इफ यू फील कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बेटा, बिकॉज ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे मैं एक मिशन के जरिए आई हूँ। मेरा मिशन ये है कि आप बच्चों के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आना जहाँ पे आप कोई भी क्लास से हो, आप 11th में हो, 12th में हो, नीट की प्रिपरेशन में ड्रॉपर हो, या फिर आप बियॉन्ड आप ये अदर क्लासेस के हो, फर्क नहीं पड़ता। लाइक कि आप अगर साइंस पढ़ रहे हो, ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि आप कौन सी क्लास के हो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए है। बिकॉज कि साइंस में चाहे आप फिजिक्स पर हो, केमिस्ट्री पर हो, बायोलॉजी पर हो, वो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप उस वर्ड को सुनते हो, और जब वही वर्ड क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसको लेकर के कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आता कि उसमें पूछा क्या गया है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बिकॉज क्लास में कई बार होता है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बस उसका एक नॉर्मल सा ये बोला और कंडीशन के साथ जोड़ा और बोल करके निकल गए, बट वही वर्ड जब दूसरे क्वेश्चंस के साथ या फिर अलग रूप से आपके सामने आता है तो बच्चों की परेशानी शुरू होती है। और यहाँ पे एक बात तो तय है कि अगर आपने उस वर्ड की मीनिंग जान ली, आपने उन शब्दों को समझ लिया ना, तो क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना न सिर्फ आपके लिए इजी हो जाएगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। और अल्टीमेटली अगर जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आप और भी मेहनत के साथ और भी शिद्दत के साथ आप मेहनत करना शुरू कर देते हो, एकदम मन लगा के मेहनत करना शुरू कर देते हो। क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं भी करते ना, तो उनके पीछे एक रीज़न ये भी है ना कि समटाइम क्या होता है कि जब आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं तो आप भी चिढ़ जाते हो, यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो सब्जेक्ट ही पनौती है, छोड़ यार इसको छोड़। तो ये वाला फीलिंग्स जो है वो आना नॉर्मल बात है। बट क्या हो कि इस सीरीज से आपको जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम आपको ये सीरीज दूर कर दे, तो मतलब अब तक जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस सीरीज के वजह से अगर आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तो कितना बढ़िया हो। तो चलो, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये एक सीरीज है एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। वैसे मैं बता दूं कि ये अभी जो मैं वर्ड का जो डिस्कस करने वाली हूं, ये वर्ड आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों ही जगह मिलेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता दूं एबीसी क्या है, तो एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे ही एबीसी ऑफ आपकी फिजिक्स एंड एबीसी ऑफ बायोलॉजी, ऐसी हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड जो वर्ड जो होंगे, जिन वर्ड को आप कई टर्म्स में पढ़ते हो, किसी डेफिनेशन में आप पढ़ते हो, और सर्टेन उस वर्ड की वजह से आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता, या कई बार होता है कि क्वेश्चन इंटरप्रीट करने गए तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, उसको डिकोड नहीं कर पाते, वो सारी प्रॉब्लम आपको ये सीरीज जो है वो दूर करने वाली है। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा जो वर्ड है दैट वर्ड इज एब्सोल्यूट।
ओके तो ये वर्ड आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ओके एब्सोल्यूट वर्ड। अब एब्सोल्यूट वर्ड जो है इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? तो बेटा इसका सीधा सीधा मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी कि ना तो ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, ना ही ये किसी पर्सन और ना ही किसी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड है। अब बात आती है कि यहाँ पे पर्सन समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर का मतलब होता है बेटा कि जो उस सिचुएशन को देख रहा हो। ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं या उसके पहले ये चीज समझते हैं कि इट हैज इट्स ओन फिक्स रेफरेंस और अ नेचुरल स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिएगा एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने कहा ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो एब्सोल्यूट का मतलब सीधे सीधे हम फिक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं, एकदम जिसकी अपनी खुद की स्टैंडर्ड हो, खुद का फिक्स रेफरेंस हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्टूडेंट, फॉर सपोज मैं बोल रही हूं कि हमारा एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। ओके तो 170 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये क्या है? ये एक फिक्स मेजरमेंट है। ये क्या है? फिक्स मेजरमेंट है। और जब मैं ये बोल रही हूं ना, तो ये क्या है? ये उस बंदे की एब्सोल्यूट हाइट है। तो ये वर्ड मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसी पे इसकी हाइट डिपेंड नहीं कर रही है, इसकी खुद की हाइट है। ओके इसके साथ एक और वर्ड जो कि ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब आप एब्सोल्यूट पढ़ते हो ना, तो साथ ही साथ एक और वर्ड आती है रिलेटिव। आपने जरूर से सुना होगा, जब आपने मोशंस वगैरह पढ़ा होगा तो वहां रिलेटिव वर्ड आपके लिए जरूर आया होगा। देखो अगर इस पर्सन का, ये बंदा जो है, अगर मैं बात करूं इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, मैं ये बोल रही हूं, तो ये मैं क्या बता रही हूं? ये बता रही हूं कि इसकी एब्सोल्यूट हाइट बता रही हूं। बट मान लो मैं बोल रही हूं कि इसका एक फ्रेंड है, ठीक है, इसका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड से ना ये 10 सेंटीमीटर टॉलर है। ये बंदा अपने फ्रेंड से 10 सेंटीमीटर जो है वो क्या है? टॉलर है। ठीक है, अच्छा तो 10 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब मैं क्या कह रही हूं? मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूं। मैं कंपैरिजन कर रही हूं किसका? इस बंदे के फ्रेंड का और इसका, इन दोनों जने का मैं क्या कर रही हूँ? हाइट का कंपैरिजन कर रही हूँ। तो इनकी हाइट जो मैं बता रही हूँ ना, वो रिलेटिव हाइट बता रही हूँ कि इस बंदे के कंपैरिजन में इसकी जो हाइट है वह 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। ओके ठीक वैसे ही इस बंदे की, मान लो इसका नाम सोनू है, ठीक है, तो सोनू की जो हाइट है वो मोनू की हाइट से 10 सेंटीमीटर कम है और मोनू की हाइट सोनू की हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बच्चे? यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। ठीक है, तो जब कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये आ जाएगी रिलेटिव। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ हाइट बता रही हूं तो ये क्या हो गई? रिलेटिव हाइट हो गई। ये डिपेंड करेगी कि आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब अगर हम हमारे मोनू की हाइट सोनू के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि मोनू की हाइट 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। लेकिन मान लो यहाँ पे चंदू आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे चंदू आ गया, तो चंदू की हाइट मान के चलते हैं 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि मोनू की हाइट चंदू की हाइट से 10 सेंटीमीटर कम है। तो अब देखो पहले मैंने बोला था कि मोनू की हाइट ज्यादा है, अब बोल रही हूं मोनू की हाइट कम है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये किस पे डिपेंड कर रही है? तो ये डिपेंड कर रही है कि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? अगर हम सोनू के साथ कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे मोनू की हाइट ज्यादा है, अगर चंदू के साथ कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे मोनू की हाइट कम है ना। लेकिन मोनू की खुद की हाइट क्या है? फिक्स है। समझ में आई? तो जब सिर्फ और सिर्फ मोनू की हाइट की बात बोलेंगे तो दैट इज द एब्सोल्यूट हाइट। वो क्या है? 170 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से मोनू की हाइट, चंदू की हाइट, ये क्या है? फिक्स है। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हम क्या बताएंगे कि ये रिलेटिव हाइट है। समझ में आ रही है बात? एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए कि एब्सोल्यूट मींस क्या होता है? फिक्स वैल्यू होती है, जबकि रिलेटिव क्या होता है? बेस्ड होता है कंपैरिजन के ऊपर। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये देखो, ये ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन जो है ना वो ऐसे जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे मोनू जो है ना अपना खड़ा है, ठीक है। तो मोनू जो खड़ा है, अब बताओ कि ध्यान से देखना कि यहाँ इस ट्रेन में ना यहाँ पे रीना बैठी है,
ठीक है। तो रीना जो है, रीना देखेगी कि बोलेगी, रीना ने क्या करा, पीछे मुड़ के देखा तो जितने भी पैसेंजर थे सबके सब अपनी जगह पे चुपचाप ऐसे बैठे थे। तो रीना बोलती है कि देखो जितने भी पैसेंजर हैं ना, सबकी स्पीड जो है वो 0 किलोमीटर पर आवर है। मतलब सबके सब क्या है, रेस्ट में है, सबके सब क्या है, रेस्ट में है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन जो हमारा मोनू बाहर खड़ा है ना, वो जब इन सबको देख रहा है तो बोल रहा है कि ये लोग जो है ना, वो तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है बेटा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक चीज कि पैसेंजर क्या है, हम लोगों ने क्या कहा, पैसेंजर जो कि बैठे हुए होंगे ट्रेन में, वो एक दूसरे को जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि सब एक साथ क्या है, रेस्ट में है। लेकिन वहीं जो हमारा मोनू जो बाहर खड़ा था वो क्या बोलेगा कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लोग आगे बढ़ रहे। अब बताओ, पैसेंजर तो बेटा सेम है ना, ये पैसेंजर तो सेम है, पैसेंजर तो चेंज नहीं हुए। लेकिन स्पीड की जो मेजरमेंट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे? ट्रेन के अंदर से मेजर करा 0 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन के बाहर से देखा 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ही मेजर करा, लेकिन देखा एक ट्रेन के अंदर और एक ट्रेन से बाहर। तो यही है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जिस जगह, जिस पोजीशन से हम उस चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पॉइंट, दैट प्लेस इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो एक वर्ड के चक्कर में कितनी सारी वर्ड आपकी क्लियर हो रही है। अच्छा जी, तो ये देखिए कि क्या है, पैसेंजर हमारे सेम है बट स्पीड क्या है, चेंज हो रही है। ट्रेन के अंदर 0 किलोमीटर, ट्रेन से बाहर 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि इनको ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जर्वर जो है वो चेंज हो रहे। ऑब्जर्वर कौन? जो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर कौन था, ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर कौन था, तो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर रीना थी। ट्रेन के बाहर ऑब्जर्वर कौन है, तो ट्रेन के बाहर ऑब्जर्वर जो है वो हमारा मोनू है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जर्वर चेंज हुआ तो स्पीड भी क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि स्पीड जो होती है बेटा वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। क्यों होगी? क्योंकि स्पीड जो है वो आपके ऑब्जर्वर के चेंज होने से स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है, ये ट्री है, ये हमारी सड़क है। अब देखो ये मोनू यहाँ पे खड़ा है और ये मैं यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है। अच्छा, तो देखो मैंने कहा कि ये पेड़ जो है ना वो मेरे से ना, ये पेड़ जो है वो 20 मीटर दूर है। सीधे सीधे मैं क्या बोल रही हूँ, पेड़ जो है वो 20 मीटर दूर है। मोनू कह रहा है पेड़ 20 मीटर नहीं 2 मीटर दूर है। अब बताओ इन दोनों में, हम दोनों में सही कौन है, गलत कौन है? ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों ही सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, अलग अलग पोजीशन से हम दोनों इस ट्री की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। देखा जाए तो मोनू जो है वो पेड़ के काफी करीब है, इस वजह से इसको पेड़ जो है वो नजदीक दिख रहा है। बट मैं पेड़ से काफी दूर हूं तो मुझे पेड़ जो है वो ज्यादा दूर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बदलने से क्या हुआ, आपकी जो पोजीशन है वह भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो देयरफॉर पोजीशन भी क्या हो जाएगी, रिलेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, याद रखेंगे कि वो लोकेशन या ऑब्जेक्ट जहां से ऑब्जर्वर जो है, जिसको ऑब्जर्वर ने चूज करा है, जिसको ऑब्जर्वर ने क्या किया है, चूज किया है, ताकि उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान करके उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सके, मेजर कर सके। चाहे वो पोजीशन मेजर करेगा, चाहे वो मोशन मेजर करेगा, है ना। जैसे हम लोगों ने इस जगह से क्या किया है, मैंने यहाँ और मोनू ने यहाँ खड़े रहते हुए हमने पेड़ की पोजीशन को मेजर करने की कोशिश की। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। उसी तरीके से रीना ट्रेन के अंदर थी, मोनू ट्रेन के बाहर था, ये इनका रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि ये एब्सोल्यूट वर्ड आपको क्यों जानना चाहिए, क्यों जान के क्या ही कर लोगे एक वर्ड? तो भाई यहाँ पे ये एक वर्ड कहने को है, ये वर्ड आपको बार बार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं।
कभी एब्सोल्यूट यूनिट के नाम पे, कभी एब्सोल्यूट जीरो के नाम पे, कभी एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट प्योरिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो इन सब नाम से आपको मिलने वाला है, बट एक चीज याद रखना कि नॉट ऑल ऑफ दिस टर्म्स हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। इनमें से कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग एब्सोल्यूट जैसा नहीं होता है, बट जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो हो गए, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट अल्कोहल या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अगर आप एब्सोल्यूट का मतलब अगर आज आप समझ गए, मेरी इस छोटी सी कोशिश से अगर आप एब्सोल्यूट का मतलब समझ गए, तो आने वाले टाइम में ना जब मैं इन सब का एक एक करके जब आपको मतलब और इनका एग्जाम्पल ऐसे ही समझाऊंगी ना, देन आपको याद आएगा कि हाँ, मैम ने जो है बिल्कुल सही बोला था कि ये वर्ड, ये छोटे छोटे वर्ड जो है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये वर्ड की मीनिंग, ये वर्ड के एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो जब हमें नहीं पता होती ना, तो क्वेश्चन डिकोड करने में अपन को प्रॉब्लम आती रही है और आगे भी आती रहेगी जब तक हम इस प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे। सो डोंट वरी बेटा, अब से मैं हमारी वेदत के प्लेटफॉर्म पे मैं आप बच्चों के लिए ये आपकी प्रॉब्लम मैं दूर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट जो है, वैसे मैंने सेलेक्ट करा है, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर से आप कमेंट में मेरे को बताना, और नेक्स्ट कौन सा और टॉपिक आपको चाहिए जिसकी मीनिंग मैं इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बता सकूं, वो भी कमेंट करके बताना। और लास्टली मैं ये बता दूं कि मैंने उस बच्चे को क्या कहा था। मैंने उस बच्ची को ये कहा कि बेटा आप फेल नहीं हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फेल हो, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप फेल नहीं हो। आप में छोटी सी कमी है। कमी ये है कि आप जब पढ़ते हो ना बेटा, आप जब भी चीज़ों को पढ़ रहे हो, आप लेक्चर देख रहे हो या आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो उस दौरान ना आप जो भी वर्ड आ रहे हैं ना उसकी एग्जैक्ट मीनिंग जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड आ रहा है एब्सोल्यूट जीरो, या फिर जैसे हमने अभी बात करी रेफरेंस पॉइंट की, आप सीधे सीधे रेफरेंस पॉइंट के बारे में सोचते ही नहीं हो। आपको जो टीचर एग्जाम्पल देके चला जाता है आप उसी के ऊपर टिके रहते हो। क्यों रिलाई करना भाई, खुद से भी तो सोचो ना। भगवान ने खोपड़िया में दिमाग दी है तो भाई उसका इस्तेमाल करो, कोशिश करो। नहीं आती है पूछो सामने वाले से, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये चीज़ समझ में भी आता है कि बच्चों की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई जगह पे बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती और बच्चे बेचारे जो है ऐसी जर्नी में बेचारे खुद को अकेला फील करते हैं। देन इफ़ यू आर लुकिंग कि मुझे भी नीट की प्रिपरेशन करनी है जहाँ पे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे पर्सनल अटेंशन मिले और मुझे इस तरीके से छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए छोटी से छोटी कमियों को दूर किया जाए मेरी, और मेरी नीट की जर्नी को स्मूथ बनाया जाए, तो बेटा वेलकम टू वेदत। और मैं आप बच्चों के लिए लेकर आई हूँ हमारा वेदत नीट कोर्स, जहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो कनेक्शन होगा वो मेरे से होगा। हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं होने वाला। आपकी जो डाउट होगी उसको मैं क्लियर करूंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगी। वहाँ हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही ना कई बार बड़ी बन जाती है। तो आप हमारी बैच में इफ़ यू वांट देन एनरोलमेंट ले सकते हो। कैसे लेनी है, क्या कुछ मिलने वाला है, ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर से चेकआउट करना। और इसको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमारा जो नंबर है 6388556077, आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, और हमारी टीम आपको जो है प्रॉपरली गाइड करेंगी, और जिससे कि आप हमारी बैच में आसानी से एनरोलमेंट लेकर के आप अपनी जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।